ये कहानी एडम फैमिली की लड़की वेडनेसडे की है। वो एक बहुत गंभीर स्वभाव की लड़की है जो ना के बराबर हंसती है। इस स्वभाव की वजह से ही कोई उसको पसंद नहीं करता। उसको रंगों से एलर्जी है, इसी वजह से उसको सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट कलर ही पसंद है। वो अपने स्कूल पहुंचती है, वहाँ कोई भी उसके रास्ते में आना पसंद नहीं करता। वो जैसे ही अपने स्कूल लॉकर खोलती है तो वहाँ अपने छोटे भाई पग्सली को बंधा पाती है। वो उससे उसके साथ ऐसा करने वालों का नाम पूछती है, पर उसका भाई डर के मारे कुछ नहीं बताता। अब जैसे ही वो पग्सली की रस्सियाँ खोलती है तो उसे छूने से उसको एक जोर से झटका लगता है और तभी उसको पग्सली के साथ हुई पास्ट में घटना दिखाई दे जाती है। वो जान जाती है ये हरकत किसकी है। फिर वेडनेसडे उन लड़कों के पास जाती है जो वाटर पोलो गेम की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वेडनेसडे अपने भाई का बदला लेने के लिए उनके पूल में प्राना मछली छोड़ देती है और वो मछली सीधे उस लड़के को काटती है जिसने पग्सली को परेशान करके बंद कर दिया था। उस लड़के की चीख सुनकर पहली बार वेडनेसडे मुस्कुराती है। उसकी इस हरकत की वजह से उसको स्कूल से निकाल देते हैं तो उसके पेरेंट्स उसको नेवरमोर एकेडमी ले जाते हैं जहाँ वैम्पायर्स, वेयरवुल्फ, मेड्यूसा, चुड़ैल और जादूगरों के बच्चे पढ़ते थे और वहाँ उनको आउटकास्ट बोला जाता था। खुद वेडनेसडे के पेरेंट्स भी वहीं पढ़ते थे। वहाँ उनकी प्रिंसिपल बताती है कि तुम्हारी माँ और वो रूममेट्स थे और उससे पूछती है कि पिछले 5 सालों में तुमने 8 बार अपने स्कूलों को बदला है। इस पर वेडनेसडे कहती है आज तक ऐसा कोई स्कूल नहीं बना जो मुझे रोक सके। तभी उसकी माँ प्रिंसिपल से कहती है कोर्ट का ऑर्डर है, इसको थेरेपी सेशंस लेने पड़ेंगे। तो प्रिंसिपल कहती है वो इंतजाम हमने कर दिया है, ये 1 हफ्ते में 2 बार थेरेपिस्ट के पास जा सकती है। और फिर वो उनसे कहती है तुम अपनी माँ की पुरानी डॉम ऑफिलिया हॉल में ही रहोगी। ये बात सुनकर उसकी माँ खुश हो जाती है। फिर प्रिंसिपल उसको उसका रूम दिखाने ले जाती है। वहाँ पहुंचकर एडम्स फैमिली चौंक जाती है क्योंकि वो रूम रंगों से भरा हुआ था और वेडनेसडे को तो रंगों से एलर्जी थी। प्रिंसिपल उसकी रूममेट इनेड से उसे मिलवाती है। वो वेडनेसडे से बड़ी खुशी से मिलने आती है, पर वेडनेसडे का बेजान सा रवैया देख वो खुद भी सीरियस हो जाती है। फिर वो प्रिंसिपल के कहने पर उसे पूरा स्कूल घुमाने ले जाती है। वो स्कूल घुमाते हुए उसे बताती है हमारे यहाँ 4 हाउसेज हैं, फैंग्स, फर्स, स्टोनर्स और स्केल्स। फैंग्स में सभी वैम्पायर्स हैं, फर्स में सभी वेयरवुल्फ्स हैं और बताती है कि मैं भी एक वेयरवुल्फ ही हूँ। उसके बाद वो एक लड़की बियांका को दिखाती है। वो स्केलर्स हाउस की इकलौती रॉयल चाइल्ड है। साथ ही उसके एक्स बॉयफ्रेंड जेवियर को दिखाती है, वो एक आर्टिस्ट है। अब वेडनेसडे की फैमिली उसको वहाँ छोड़ के जाने से पहले सी ऑफ करती है तो उसकी माँ उसको अपने प्राचीन पुजारियों के द्वारा बने ज्वालामुखी के कांच से बना एक लॉकेट देती है जिसपे उन दोनों के नामों के इनिशियल्स बने होते हैं। साथ ही एक बॉक्स में क्रिस्टल बॉल देकर वहाँ से चली जाती है जिसकी सहायता से वो आपस में बातें कर सकें। वेडनेसडे की माँ को ज्यादा रोता हुआ देख उसका पिता वेडनेसडे की निगरानी करने के लिए अपने परिवार का एक साथी जिसका नाम थिंग होता है उसको चुपचाप छोड़कर चले जाते हैं। वो बिना शरीर का सिर्फ एक हाथ होता है। उसी समय नेवरमोर के जंगलों में वहाँ के शेरिफ को एक लड़के की डेड बॉडी अलग अलग हिस्सों में मिलती है। ये लड़का उसी दिन हाइकिंग करने वहाँ आया था जब वेडनेसडे स्कूल में आई थी। उसकी बॉडी को देखकर शेरिफ अपनी साथी से कहता है इसको मिलाकर यहाँ 3 कत्ल हो चुके हैं और हो ना हो इसका संबंध जरूर इस नेवरमोर से है, पर जब तक हम ये साबित न कर दें तब तक लोगों को यही बताओ कि ये हमला भालू ने किया है। इधर अपने रूम में वेडनेसडे अपने साइड वाले हिस्से से रंगों को हटा देती है और इस वजह से इनेड और वेडनेसडे की लड़ाई हो जाती है। लेकिन तभी उनकी वार्डन थॉर्नहिल जो वनस्पति विज्ञान की टीचर है वहाँ आ जाती है। वो वेडनेसडे को ब्लैक डालिया देकर वेलकम करती है। वेडनेसडे को वो पसंद आता है। फिर वो वार्डन से पूछती है मैं पास वाले शहर कैसे जा सकती हूँ। तो वार्डन उसको बताती है या तो यहाँ से 25 मिनट पैदल चलकर जा सकती हो या वीकेंड्स पर एक बस जाती है और बताती है कि शहर के लोग नेवरमोर वालों को शक की नजर से देखते हैं और तुम्हें किसी से वहाँ उलझना नहीं है। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह वेडनेसडे अपनी तलवारबाजी की क्लास में पहुँचती है। उसको फेंसिंग बोलते हैं। थिंग उसकी वहाँ पर भी निगरानी कर रहा होता है। वेडनेसडे वहाँ सीधा बियांका को चैलेंज कर देती है। बियांका को आज तक कोई तलवारबाजी में हरा नहीं पाया था। ऊपर से उसके पास जो शक्ति थी वो अपनी आवाज से किसी को भी सम्मोहित करके उससे कुछ भी करवा सकती थी। अब दोनों का मैच शुरू होता है। दोनों लड़ते लड़ते एक पॉइंट बराबर कर लेते हैं। फिर वेडनेसडे उससे बिना गार्ड के लड़ने को कहती है और बोलती है जिसका पहले खून निकला वो हार जाएगा। बियांका मजबूरी में उसकी शर्त मान लेती है। फिर लड़ते लड़ते वो वेडनेसडे के माथे पर एक स्ट्राइक कर देती है जिससे वेडनेसडे का खून निकल आता है और बियांका फिर से अनडिफीटेड बनी रहती है। फिर वेडनेसडे मेडिकल रूम में बैंडेड लगवाती है। वहाँ उसको एक लड़का रोविन मिलता है। फिर वो वापस अपने रूम में जाने लगती है और जैसे ही ऊपर देखती है तो एक बड़ी सी मूर्ति उस पर गिर रही होती है। तभी जेवियर
जेवियर उसे बचा लेता है। वेडनेसडे बेहोश हो जाती है और फिर जब उसको होश आता है वो जेवियर से कहती है, तुमने मुझको क्यों बचाया, मैं खुद बच सकती थी। तो जेवियर कहता है, असल में मैंने हिसाब किताब बराबर किया है, तुम शायद भूल रही हो, आज से पहले हम तब मिले थे जब हम 10 साल के थे। तब मेरी गॉड मदर का फ्यूनरल था और तुम्हारी दादी उनकी दोस्त थी। हम दोनों वहाँ हाइड एंड सीक गेम खेल रहे थे और मैं उनके ताबूत में जाकर छुप गया था और जैसे ही उसको इलेक्ट्रिक तरीके से जलाने वाले थे तुमने मेरी आवाज सुनी और उसके पावर बटन को बंद करके मुझे बचा लिया था। तभी वेडनेसडे कहती है, हाँ मुझे याद है। फिर उसी रात वेडनेसडे को अपने रूम में कुछ आहट सुनाई देती है। वो अपने बेड की तरफ जाती है और जैसे ही उसकी चादर हटाती है उसे वहाँ थिंग दिख जाता है। थिंग उससे बचकर भागने लगता है पर वो उसको पकड़ लेती है और उससे कहती है, मैं जानती थी तुम मुझ पर नजर रख रहे थे। अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। पहला, जब तक मैं इस स्कूल में हूँ तब तक तुम्हें मैं इस दराज में बंद रखूं और ये तुम्हें तुम्हारी मौत के बराबर लगेगा। और दूसरा रास्ता, तुमको शपथ लेनी होगी कि तुम इस स्कूल से निकलने में मेरी मदद करोगे। थिंग दूसरा रास्ता चुनता है। अगली सुबह प्रिंसिपल वेडनेसडे को शहर जाकर थेरेपिस्ट के यहाँ छोड़कर उसका बाहर सेशन खत्म होने तक इंतजार करती है, जिससे वो मौका देखकर कहीं भाग न जाए। वेडनेसडे थेरेपिस्ट के पास पहुंचकर उसके सवालों से तंग आकर उससे उसका बाथरूम यूज करने को पूछती है। वेडनेसडे उसके बाथरूम में जाकर उसकी खिड़की खोलकर पाइप से नीचे उतर आती है। अब वो वहाँ से भाग ही रही होती है तभी वो एक फल बेचने वाले किसान से टकरा जाती है। टकराते ही वेडनेसडे को विजन दिखाई पड़ता है कि कुछ देर बाद इस किसान का एक्सीडेंट होगा और ये मर जाएगा। फिर वेडनेसडे कैफे में जाती है। वहाँ वो कॉफी मांगती है पर कैफे चलाने वाला लड़का टाइलर उसको बताता है मशीन खराब हो गई है और मैं इसे ठीक नहीं कर सकता। तो वेडनेसडे उसे ठीक कर देती है। फिर वो उस लड़के से कहती है, इसके बदले मुझको एक कॉफी और यहाँ से जाने के लिए एक टैक्सी चाहिए। तो लड़का बताता है, हमारा शहर बहुत छोटा है, यहाँ टैक्सी जैसा कुछ नहीं चलता। तो वेडनेसडे उससे रेलवे स्टेशन के लिए पूछती है। वो कहता है वो यहाँ से आधे घंटे की दूरी पर है। अब क्योंकि तुमने मेरी मशीन ठीक करी है तो तुम चाहो तो मैं तुमको वहाँ छोड़ सकता हूँ। वेडनेसडे उसे तुरंत चलने के लिए बोलती है पर टाइलर बताता है कि अभी उसके शिफ्ट का 1 घंटा बचा हुआ है। इस पर वेडनेसडे उसे पैसे ऑफर करती है पर टाइलर चलने से मना कर देता है। तो मजबूरी में वेडनेसडे को वहाँ रुककर उसका इंतजार करना पड़ता है। तभी कुछ लड़के जो पिलग्रिम पार्क में काम करते हैं वहाँ आ जाते हैं और वेडनेसडे को तंग करने लगते हैं। तो वो उनके पार्क को बुरा भला कहती है। इस पर वो उससे लड़ने लगते हैं। वेडनेसडे अकेले ही उन लड़कों को पीट कर गिरा देती है। तभी वहाँ शेरिफ आ जाता है। असल में वो टाइलर का पिता होता है और बड़ा हैरान होता है कि एक छोटी सी लड़की ने 3 लड़कों को अकेले ही पीट दिया। तभी वहाँ प्रिंसिपल आकर वेडनेसडे को मिस एडम कहकर साथ चलने को कहती है। तो शेरिफ पूछता है, क्या तुम गोमेज एडम की बेटी हो? वेडनेसडे कहती है हाँ। तो शेरिफ कहता है, तुम्हारा बाप खूनी है और उसको जेल में होना चाहिए। तभी प्रिंसिपल वेडनेसडे को वहाँ से ले जाती है। वेडनेसडे प्रिंसिपल से पूछती है वो मेरे पापा के बारे में क्या बोल रहा था। तो प्रिंसिपल कहती है मुझे नहीं पता। तभी दूर से प्रिंसिपल को एक रोड एक्सीडेंट दिखाई देता है। तो वेडनेसडे उसे पहले ही बता देती है कि ड्राइवर की मौत उसकी गर्दन टूटने की वजह से हुई है। और जब प्रिंसिपल आगे चलकर देखती है तो सच में उसकी गर्दन टूटने से मौत हो चुकी थी। वो वेडनेसडे की इस बात से बड़ी हैरान होती है। फिर रात को वेडनेसडे अपनी खिड़की पर बैठकर ब्लैक चैलो प्ले करती है। उसी समय रोविन लाइब्रेरी जाकर एक बुक में से एक फोटो को फाड़ लेता है। इधर टाइलर अपने पिता के रिकॉर्ड रूम से वेडनेसडे के पिता की फाइल निकाल लेता है। उस वायलिन की आवाज जेवियर भी सुनता है और फिर वार्डन सुनती है। उसके बाद प्रिंसिपल उसको सुनकर रिलैक्स हो जाती है। असल में वेडनेसडे मानती थी ब्लैक चैलो प्ले करने से लोगों के अंदर के राज खुलेंगे, पर ऐसा कुछ ना होने पर वो बड़ी हैरान होती है। तभी इनेड उसके पास आती है। तो वेडनेसडे उससे पूछती है, आज तो फुल मून है, मतलब पूर्णिमा की रात, तुमको तो अब तक भेड़िया बन जाना चाहिए था। तो इनेड बताती है वो अपने नाखूनों को बड़ा करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। तो वेडनेसडे उससे पूछती है, अगर तुम कभी बदली ही नहीं तो इनेड कहती है फिर मुझको फैमिली से निकाल देंगे और मैं हमेशा के लिए अकेली रह जाऊंगी। तो वेडनेसडे कहती है ये तो अच्छी बात है। इनेड उसकी बात सुनकर दुखी हो जाती है और रोती हुई कहती है तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग नहीं है, क्या तुम पूरी जिंदगी में कभी रोई भी नहीं हो? तो वेडनेसडे उसे बताती है जब वो 6 साल की थी तो कुछ लड़कों ने मेरे पालतू बिच्छू को अपनी साइकिल से कुचल डाला था। उसको दफनाकर मैं बहुत रोई थी पर रोने से कुछ ठीक नहीं हुआ, इसलिए उस दिन के बाद से मैं फिर कभी नहीं रोई। फिर वेडनेसडे थिंग को टाइलर के पास भेजकर उसको कॉल करने को कहती है। टाइलर पहले थिंग को देखकर डर जाता है, फिर वेडनेसडे का मैसेज देकर उसको वीडियो कॉल करता है। वेडनेसडे उससे कहती है मुझे कैसे भी करके हार्वेस्ट मेले के दिन यहाँ से भागना है क्योंकि सब लोग उस समय मेले में बिजी होंगे, तुम बस मुझको स्टेशन छोड़ देना। टाइलर मान जाता है। फिर मेले वाले दिन टाइलर का पिता उसको 12 बजे तक वापस आने को बोलकर मेले में छोड़कर चला जाता है। इधर प्रिंसिपल वेडनेसडे पर पूरी तरह से नजर रखती है कहीं वो भाग न जाए, पर वो प्रिंसिपल को चकमा देने में
कामयाब हो जाती है। मेले में टाइलर वेडनेसडे को उसके पिता की पुलिस फाइल लाकर देता है। अब वो दोनों वहाँ से निकलने ही वाले होते हैं, तभी कैफेटेरिया वाले लड़के उनका रास्ता रोक देते हैं। टाइलर तुरंत वेडनेसडे को लेकर मेले की तरफ भागता है। भागते हुए वेडनेसडे रोविन से टकरा जाती है और तभी उसको विजन आता है कि कोई रोविन को मारने वाला है। रोविन से उसकी टक्कर होने के बाद रोविन जंगल की तरफ भागने लगता है, तो वेडनेसडे उसे जंगल में जाने से रोकने के लिए उसके पीछे भाग कर जाती है और उसे रोक लेती है और उससे कहती है तुम्हारी जान खतरे में है। इतना सुनते ही घबराहट और परेशानी में रहने वाला रोविन एकदम मुस्कुरा देता है और अपनी ताकत से वेडनेसडे को हवा में उठाकर पेड़ पर लटका देता है। वो कुछ समझ नहीं पाती तो रोविन उससे कहता है मैं तुम्हारी जान लेकर नेवरमोर को बचा रहा हूँ। तभी वेडनेसडे चौंकती हुई उससे पूछती है तो वो मूर्ति तुमने मुझ पे गिराई थी? तो रोबिन वो बात कबूल कर लेता है और फिर वो वेडनेसडे को एक तस्वीर दिखाकर कहता है ये लड़की तुम हो और ये तस्वीर मेरी माँ ने आज से 25 साल पहले बनाई थी। जब वो यहाँ पढ़ती थी वो भविष्य देख सकती थी और उन्होंने मरने से पहले मुझे बताया था इस तस्वीर में जो तुम हो नेवरमोर आते ही सब कुछ तबाह कर दोगी। और इतना कहकर वो अपनी ताकत लगाकर वेडनेसडे का गला हवा के दबाव से दबाने लगता है। वेडनेसडे उसे वैसा करने से मना करती है पर वो नहीं मानता। तभी एक दैत्य वहाँ आकर रोविन को मार डालता है। वो एक बार वेडनेसडे को देखता है और फिर वहाँ से भाग जाता है। वेडनेसडे वो तस्वीर उठा लेती है और अपने रूम में आकर उस तस्वीर और अपने पिता की फाइल देखकर बहुत कंफ्यूज होती है। फिर वो क्रिस्टल बॉल के जरिए अपने पेरेंट्स को सारी बात बता देती है और अपनी माँ से कहती है मुझे ये बात बताते हुए बड़ी तकलीफ हो रही है कि आप सही थी, यहाँ बहुत मजा आने वाला है। और इतना कहकर मुस्कुराती है और यहीं वेडनेसडे का पहला एपिसोड खत्म हो जाता है।